नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी उत्तराखंड एलटी की ये सीरीज़ है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो पेपर 1 है, उसके लिए। ये आपका मॉडल पेपर 2 रहेगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम SCRT बोलते हैं, यानी स्टेट काउंसिल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसे कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा डैश में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यानी कब ये एक स्वायत्त संगठन के रूप में आपका सामने आया था? आपका जो SCERT है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1961। इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में SCRT आपका जो है एक स्वायत्त संगठन के रूप में आपका सामने आया था। यह इसलिए बना था कि ताकि आपकी शिक्षण में आपका गुणवत्ता सुधार हो सके और केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता तथा उनको क्या है सलाह दे सके। इस कमेटी का इसलिए गठन किया गया। दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी समिति है जो अध्यापक शिक्षक से संबंधित है? अध्यापक शिक्षा से संबंधित आपकी कौन सी आपकी समिति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका जो जस्टिस वर्मा समिति है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस वर्मा समिति जो थी, यह 2011 में इसने क्या है अपना गठन हुआ था और 2012 में ये पूर्ण रूप से आपका लागू हुई थी। यानी इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 2012 में सौंपी थी। ठीक है। यह किस लिए बनी थी? यह बनी थी आपकी शिक्षकों की, जो आपकी शिक्षा जो दे रहे हैं आपके अध्यापक, उनके लिए आपका ये बना था। ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको सुधार करना है और इसमें कहा गया था कि आपका जो शिक्षा होता है, शिक्षक जो होता है, उसकी जो कार्यक्रम की जो अवधि होती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी जो उसकी कक्षा की जो आपका टाइम होता है वह बढ़ा देना चाहिए। और इस समिति के अनुसार जो है, एक शिक्षक को जो है वह क्या है 45 घंटे कार्य करने हैं एक सप्ताह में। कितने घंटे? 45 घंटे कार्य करना है एक सप्ताह में। इस समिति के सिफारिश में ये कहा गया था। तो आपको याद रखना है कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी, समिति जो थी, वह बनी थी आपकी अध्यापक शिक्षा से संबंध के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या थी? ठीक है। तो इससे पहले आपका आ चुका है कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ये आपका RTE का है, यानी ये आपका राइट टू एजुकेशन कह रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे, तो इसने भी क्या कहा था, 45 आपके जो है कार्य घंटे होने चाहिए। और इसने कहा था कि जो आपके कक्षा 1 से 5 तक जो आपका दिन होते हैं वह होंगे आपके 200 कार्य दिवस हो जाएंगे और 6 से 8 जो होंगे वह हो जाएंगे 220 कार्य दिवस। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका RTE है 2009, इसने कहा था कि 1 से 5 आपके प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, वह 200 कार्य दिवस होने चाहिए, 200 दिन आपका कार्य चलेगा। ठीक है। और 6 से 8 आपका क्या है 220 दिन आपके होंगे। ठीक है। अगला देखते हैं अब हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? ये आपसे पूछा गया है। NEP 2020 लागू होने के बाद आपके कौन कौन से आपके संस्थान होंगे, ये आपसे पूछा गया है। विश्वविद्यालय के समरूप संस्थानें होंगे। ठीक है, कि विश्वविद्यालय के समरूप संस्थानें नहीं, शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे, बिल्कुल सही। तकनीक विश्वविद्यालय को संबंध बनाना है, ये नहीं है आपका। शोध विश्वविद्यालय होंगे, बिल्कुल सही। स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज होने चाहिए, बिल्कुल सही। जो खुद डिग्री दें वो कॉलेज आपके होने चाहिए।
तो शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे, शोध विश्वविद्यालय होंगे और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज होंगे। यानी बी, डी, ई आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है, आपसे पूछा गया है। जो आपके अधिगम विकार होते हैं यानी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी ऐसे बच्चे जिनको क्या है अपनी जो है शैक्षिक शिक्षा करने में क्या है परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी क्या विशेषता होती है, उनके क्या गुण होते हैं, आपसे पूछा गया है। कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना या फिर व्यवहारिक एवं मानसिक बुद्धि में कमी होना। ठीक है, ये आपका है पांचवा प्रश्न। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो आपके शैक्षणिक समस्या वाले बालक होते हैं उन्हें क्या होता है भाषा बोलने में दिक्कत होती है, भाषा से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नीचे दिए गए आपके जो कथन है, अभिकथन और उसका कारण दिया है। अभिकथन कह रहा है कि मूक्स जो होता है, मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये एक ऐसा पोर्टल होता है जो कि आपको क्या है ऑनलाइन कोर्स की सुविधा देता है। ठीक है, तो अभिकथन कह रहा है कि मूक्स ज्ञान प्राप्तकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम है और इसका कारण कह रहा है कि मूक्स किसी ज्ञान प्राप्तकर्ता द्वारा अपने अध्यापक की उपस्थिति में ही अधिगम्य हो सकता है। ठीक है, तो आपका अभिकथन कह रहा है कि मूक्स ज्ञान प्राप्तकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम है, कि ज्ञान प्राप्तकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम है, बिल्कुल सही, ये आपका सही कह रहा है। अगला कह रहा है कि मूक्स किसी ज्ञान प्राप्तकर्ता द्वारा अपने अध्यापक की उपस्थिति में ही अभिगम्य हो सकता है, यानी जब आपका अध्यापक रहेगा तभी आप मूक्स को एक्सेस कर जाते हो। नहीं, ये आपका गलत है। मूक्स क्या होता है आपका, ये आपका कारण गलत हो जाएगा। इसका इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है आपके जब ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो वह वीडियो क्या हो जाती है आपकी ऑफलाइन के लिए भी रहती है। तो जब अध्यापक उपस्थिति नहीं रहेगी तब भी आप मूक्स को देख सकते हैं। यानी अभिकथन तो सही है लेकिन उसका कारण क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, कि कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है। जो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ये आपसे पूछा गया है। तो विद्यालय क्या होता है, द्वितीय कारक होता है और आपका प्राथमिक कारक आपका क्या हो जाता है, परिवार हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, आपका सीटेट का फेमस प्रश्न है ये कि और समाजीकरण का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? वह दिया था आपका वाइगॉस्की ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समाजीकरण का जो सिद्धांत है वह दिया था आपके वाइगॉस्की ने। और वाइगॉस्की किस किस पे बल देते हैं आपका? समाज, संस्कृति और भाषा। समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों पे आप वाइगॉस्की बल देते हैं। उन्होंने कहा था आपका प्राथमिक कारक जो होता है समाजीकरण का वह परिवार होता है, द्वितीय कारक आपका विद्यालय होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये जो है आपका ये आपका 8वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 5 जून, नवंबर 14, अगस्त 15। तो हाल ही में आपका जो है ये पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका? 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 15 अगस्त तो आपको पता ही है। अगला आपका जो है 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि शैक्षणिक उद्देश्यों के अधिगम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम को पहचानिए। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण या फिर संश्लेषण। ये आपका कौन सी थ्योरी है?
ये आपका जो है, जो आपके ब्लूम थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थी आपकी, उसके बारे में आपका है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका ज्ञान, यानी पहला आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका अवबोधन करना, यानी दूसरा ये हो जाएगा। और फिर आता है अनुप्रयोग करना, यानी तीसरा ये हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका विश्लेषण, और अंत में आ जाएगा आपका संश्लेषण, यानी 1 3 2 और 4 5, 1 3 2 4 5, यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से आपका प्रश्न है। न्याय दर्शन के अनुसार, ये आपका जो है 10वां प्रश्न है ये। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा क्या हो सकती है? केवल ज्ञाता, केवल ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान दोनों, और केवल ज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञाता और ज्ञान दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्न में से किसने प्रसारित किया था? स्वामी विवेकानंद, अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रकृति के संसार में कौन सा आपका जो फिलोसोफर थे जिन्होंने आपका जो है नेचर यानी प्रकृति पे बल दिया था, तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने आपका क्या है शांति निकेतन की स्थापना करी थी। 1901 में आपकी क्या है शांति निकेतन की स्थापना करी थी। और इन्होंने क्या है 1921 में आपका जो है विश्व भारती जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी करी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 12वां प्रश्न आपका, शिक्षा के व्यवहार में अप्रत्यक्षता निम्नांकित में से किससे संबंधित है? कक्षा में अभिप्रेरणा, साथी समूहों की अंतर्गता, विद्यार्थियों का अधिगम परिणाम, शिक्षक के प्रस्तुतिकरण की प्रभाविता। तो शिक्षा के व्यवहार में आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका विद्यार्थियों का अधिगम परिणाम। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है, आपका 13वां प्रश्न है ये आपका। निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष के काल में व्यवस्थित करें। अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, कृष्णमूर्ति और रविंद्रनाथ टैगोर। इनको आपको बताना है कि इनका जन्म कब कब हुआ है। तो सबसे पहले आपके जन्मे थे आपके जो है रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में, ये डेट ऑफ आपको याद रखनी है। स्वामी विवेकानंद 1863 में। फिर आते हैं आपके अरविंदो घोष, जो कि कहाँ आपके 1872 में आपके जन्मे थे। तब आते हैं आपके जे कृष्णमूर्ति 1895 में। ठीक है, ये आपका इनका क्रम हो जाएगा 61। फिर स्वामी विवेकानंद यानी डी बी ए सी यानी तीसरा ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14वां प्रश्न आपका कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले क्या होता है आपसे पूछा गया है। विशिष्ट कार्य सामान्य कार्य के बाद किए जाते हैं। बिल्कुल सही है ये। सबसे पहले आप क्या है सामान्य काम करते हो, फिर आप क्या है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हो। आपका जो विकास होता है वह क्या होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। यानी सबसे पहले आप सामान्य कार्य करते हो, फिर आप विशिष्ट की ओर जाते हो। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं? नहीं। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किया जाता है, गलत हो जाएगा, उल्टा है। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे से निर्भर नहीं करते हैं, ये भी गलत है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी करना। सक्रिय भागीदारी तो आपका सही होता है। किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण करना, मुख्य सामग्री और ज्ञान और कौशल। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि उन लक्ष्यों और उनकी प्रगति को निगरानी करना बिल्कुल सही है, और किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण करना ठीक है। मुख्य सामग्री और ज्ञान का कौशल आपका मूल्यांकन में नहीं होता है।
और हमें क्या है आपका कम महत्वपूर्ण पूछा गया था, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका कि 5 वर्ष का जो मोहन होता है, ये 16 प्रश्न आपका 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु जो है, मानसिक आयु जो है आपका वह है 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धांक कितनी होगी? तो यानी उसकी वास्तविक आयु जो है वह क्या है 5 साल है और मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है। तो आपका जो है बुद्धि लब्धि यानी IQ जो होता है वह क्या होता है मानसिक आयु यानी 8 बटा आपकी जो है वास्तविक आयु यानी 5 गुणा गया 100, तो कितना हो जाएगा ये 160 हो जाएगा आपका। ठीक है, IQ निकलेगा 160, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपका बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं बच्चों के विचारों की खोज को, दैनिक जीवन के अनुभवों को और वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट को। जब आप बच्चों का जो है आकलन करते हो तो उसमें क्या होता है विचारों की खोज होती है, बिल्कुल सही। दैनिक जीवन के अनुभवों भी आपके साझा होते हैं, वर्तमान समझ का आकलन वर्कशीट होती है, बिल्कुल सही। यानी आपका जो है तीनों ऑप्शन ही आपके सही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं अब हम। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की या फिर शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो कौन सा आपकी प्रक्रिया है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ICT से प्रश्न है। ये आपका 19वां प्रश्न है कि पिक रेट जो आपका होता है उसमें PIC क्या दर्शाता है। तो PIC आपका होता है प्रोग्रेसिव, इनफॉर्मल और आपका जो होता है सृजनात्मक। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा पिक रेट का जो आपका पिक रेट होता है पैसिव, पैसिव यानी निष्क्रिय होता है। फिर होता है आपका इंटरैक्टिव, पैसिव, इंटरैक्टिव, क्रिएटिव यानी सृजनात्मकता। क्रिएटिव को हम क्या बोलते हैं सृजनात्मकता। पिक का फुल फॉर्म होता है। और रेट भी आपको याद रखना है, रेट का हो जाएगा रिप्लेसमेंट, एम्प्लीफिकेशन और ट्रांसफ़र, ये इसकी फुल फॉर्म होती है पिक रेट की। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय निष्क्रिय यानी ये दो ऑप्शन आपके कट गए। इंटरेक्टिव यानी अनुक्रियात्मक और क्रिएटिव यानी सृजनात्मकता। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, पैसिव, इंटरेक्टिव, क्रिएटिव। और रेट का हो जाएगा रिप्लेसमेंट, एम्प्लीफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं अब हम। प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न में से कौन कौन से प्रक्रियाएं हैं। किसी दस्तावेज में वर्तनी की जांच करना, किसी प्रणाली की चलने वाली प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना, प्रयोक्ता और प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा आपका सही है। किसी दस्तावेज में वर्तनी की जांच करना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है ये। किसी प्रणाली में चलने वाली प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना बिल्कुल सही। प्रयोक्ता और प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ प्रदान करना बिल्कुल सही, यानी बी और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए आपका गलत है। वर्तनी की जांच आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ठीक है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। यानी बी और सी आपका सही है, ए आपका गलत है। चलिए अब 21वें प्रश्न पे चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच का घटक नहीं है आपसे पूछा गया है। तो फीडबैक, इनपुट प्रोसेस या फिर वेब नेटवर्क। तो आपको पता लग रहा है वेब नेटवर्क आपका जो है सिस्टम अप्रोच का आपका हिस्सा नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
23वां प्रश्न देखते हैं अब हम। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, आनुवंशिकता प्रतिभा है, अंतर्यानी अवतरण है या फिर सामाजिक अवतरण है। तो जो आपको भेदभाव करता है जो समाज, उसमें क्या होता है आपका जो लैंगिकता होती है यानी एक सामाजिक है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्यालय पाठ्यचर्चा में SUPW का समावेशन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया? कोठारी कमीशन, ईश्वर भाई पटेल कमेटी, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कि प्राथमिक पाठ्यचर्चा में SUP का फुल फॉर्म होता है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो ये आपका किसने कहा था? ये कहा था आपकी कोठारी कमीशन ने। ठीक है, 1964 और 1966 से आपका कोठारी कमीशन का डेट है आपका। इसने कहा था कि आपका जो विद्यालय पाठ्यचर्चा है उसमें आपका ये होना चाहिए सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क क्या होता है आपका? प्रोडक्टिव वर्क होता है आपका कि जैसे हम बच्चे को क्या है कढ़ाई बुनाई सिखाएंगे, चित्रकारी सिखाएंगे, हस्तशिल्प सिखाएंगे, ये आपका प्रोडक्टिव वर्क में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोठारी कमीशन। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपका। किस आयोग की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में व्यक्तित्व में शामिल की गई? तो 10+2+3 की जो संरचना है जो 1968 में शामिल गई, ये दी थी आपकी कोठारी कमीशन 1964 ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे ही MCQ आपके सामने आते रहेंगे। और जो रीजनिंग और उत्तराखंड के प्रश्न है वो आपकी अलग सीरीज चलेगी उसकी। ठीक है, जिसमें आपके 25 लगभग प्रश्न होंगे रीजनिंग प्लस उत्तराखंड के। तो होप दैट आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।